Hello guys, welcome to my YouTube channel Briefly Currents with Tanvi. So today we are starting the Culture PT 365 and let's start with the first topic, that is sites, monuments and temples. The 44th UNESCO की World Heritage Site recently इंडिया की इन्वॉल्व की गई है। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया जिसमें 12 फोर्ट्स आते हैं वो रिसेंटली इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में और ये बन गया है 44th साइट फ्रॉम इंडिया। 12 में से 11 फोर्ट्स महाराष्ट्र में और 1 फोर्ट इन तमिलनाडु में है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये कवर करता है सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, कोंकण कोस्ट, डेक्कन प्लेट्यू और ईस्टर्न घाट्स। ये शुरू हुआ था 17th सेंचुरी में अंडर मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज और फिर 19th सेंचुरी तक चला, दैट वाज अंडर द पेशवास। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है मिलिट्री विजन के लिए और इसका आर्किटेक्चर के लिए तो ये अलग से इंपॉर्टेंट है। की फोर्ट्स की बात करेंगे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स की। सबसे पहला है शिवनेरी हिल फोर्ट। शिवनेरी हिल फोर्ट इज बेसिकली द बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी महाराज। फिर राजगढ़ हिल फोर्ट आता है जिसको हम मुरुम्बदेव भी बोलते हैं, मुरुमदेव भी बोलते हैं। ये फर्स्ट कैपिटल था मराठा एम्पायर का और ये उन 12 फोर्ट में से है जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में छत्रपति शिवाजी ने अपने पास रखा था। रायगढ़ हिल फोर्ट की बात करें तो ये सेकंड कैपिटल था। इसको इट वाज आल्सो रिगार्डेड एज द गोल्डन थ्रोन फॉर हिंदवी स्वराज। और फिर ये रिकंस्ट्रक्ट किया था शिवाजी महाराज ने 1662 इस ताकि उसमें पैलेस ऑफ किंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज भी इंक्लूड हो पाए। की कोस्टल फोर्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि मराठा नेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो इंटीग्रेटेड नेटवर्क क्रिएट करते थे ताकि सप्लाई वॉर टाइम के टाइम पर आसान हो पाए। मानसून सीजन के टाइम पर जब रफ हो जाता है, मानसून सीजन खराब हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वेदर कंडीशंस तब के लिए और रिफ्यूजीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसमें से है विजयदुर्ग, खंडेरी आइलैंड फोर्ट, सिंधुदुर्ग और सुवर्णदुर्ग। विजयदुर्ग की बात करें तो विजयदुर्ग आदिल शाह से लिया था शिवाजी महाराज ने बीजापुर के, फिर उसको रीनेम कर दिया था विजयदुर्ग के नाम से। इसको ईस्टर्न गिब्राल्टर भी बोलते हैं। उसके बाद खंडेरी आइलैंड फोर्ट की बात की जाए तो इट वाज बिल्ट अंडर मराठा किंग शिवाजी ओनली इन 1679 सीई ताकि वो सिद्धीज पर आँख रख सकें या सिद्धीज पर नज़र रख सकें। उसके बाद मराठा एम्पायर के बारे में बात करेंगे तो मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी ने एस्टैब्लिश किया था और इसके फाउंडेशन थे वो 1674 में ये चीज़ एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम बना डेक्कन स्टेट्स को मिलाकर 17th सेंचुरी में और फिर उसका लार्जेस्ट पोर्शन डोमिनेट किया 17th और 18th सेंचुरी में। इसके कैपिटल रह चुके हैं रायगढ़ फोर्ट, जिंजी, सतारा और पुणे। उसके बाद पीक की बात करेंगे, रेंड मराठा एम्पायर पीक किया था जब तो पेशावर से लेके नॉर्थ में थंजावुर इन द साउथ तक उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था। इन एडमिनिस्ट्रेशन में उनका अष्टप्रधान बोलते थे जिसको 8 मिनिस्टर्स बोला जाता है। अष्ट यानी कि 8 एंड प्रधान मीन्स मिनिस्टर्स। जैसे पेशवा जो कि प्राइम मिनिस्टर बोले जाएंगे, अमात्य जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, सचिव सेक्रेटरी, मंत्री इंटीरियर मिनिस्टर और सेनापति कमांडर इन चीफ, सुमंत मतलब फॉरेन मिनिस्टर, न्यायाध्यक्ष यानी कि चीफ जस्टिस एंड पंडित राव यानी कि हाई प्रीस्ट। संदेश दो तरह के टैक्सेस थे यहाँ पे, सदेशमुखी एंड चौथ। सदेशमुखी होता है 10% टैक्स देना पड़ता है अपने रेवेन्यू में से, जिनको जो मराठा किंगडम में आते थे उन सबको देना पड़ता था। लेकिन चौथ जो होता था 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को देना पड़ता था जो टेरिटरीज में इन्वॉल्व नहीं होते थे यानी कि नेबर्स को। डिक्लाइन हो गया इसका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के साथ और 3 एंग्लो मराठा वॉर के साथ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में बात करेंगे। जो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, जो भी चीज़ें, एरियाज़ या ऑब्जेक्ट्स उसमें इंस्क्राइब किए जाते हैं, उसको आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के लिए कंसिडर किया जाता है एंड इट इज़ अंडर द कन्वेंशन ऑफ ये वर्ल्ड हेरिटेज दैट वाज इन 1972। उसके बाद दीज साइट्स आर सिलेक्टेड अंडर 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज होती है इसकी, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स कैटेगरीज। तो इंडिया की पोजीशन जो है 6 ग्लोबली और सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन में आती है। इंडिया की टोटल 44 साइट्स इंक्लूड हो चुकी है जिसमें 36 कल्चरल, सिविल, नेचुरल और 1 मिक्स्ड है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है ताकि जो साइट्स हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसे प्रिजर्व किया जा सके एंड इट कम्स अंडर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो कि पेरिस, फ्रांस में है। इसको 1992 में बनाया गया था एंड ये फोकल पॉइंट है एक तरह का और इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है यूनेस्को सभी मैटर्स से रिलेटेड। और इसका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन बहुत ही सिंपल है। साइट्स को सबसे पहले एक आउटस्टैंडर्ड यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बहुत ही नॉर्मल सबकी तरह है बाकी। इट शुड हैव अ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू और 10 में से एक सिलेक्शन को या एक क्राइटेरिया को सैटिस्फाई होना चाहिए। यानी कि वो या तो मास्टरपीस होना चाहिए या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू को शो करना चाहिए। ईच ईयर एक स्टेट में से एक साइट को नॉमिनेट किया जाता है ताकि डब्ल्यूएचसी उसको कंसिडर करे इंक्लूजन के लिए। फिर वही कंट्रीज इस नॉमिनेशन को भेज सकते हैं जिन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को साइन कर रखा है। तो उसी चीज़ की नॉमिनेशन होती है, प्रपोजल भी उन्हीं की कंट्रीज से जाते हैं और फिर नॉमिनेशन के बाद उसको इवैल्यूएट करते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स इन साइट दैट इज आईसीओएमएस, ओएमओएस। उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि आईयूसीएन भी उसे कंसिडर करता है। लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी बनाती है जिसके मेंबर इंडिया भी है फ्रॉम 2021 टू 2025। लेकिन इसकी नोडल एजेंसी जो इंडिया में है, जो इंडिया में इसकी देखभाली करती है, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद टेंटेटिव लिस्ट ऑफ
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं। सो रिसेंटली 8 न्यू प्लेसेस टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किए गए हैं, लेकिन ये टेंटेटिव लिस्ट है क्या? टेंटेटिव लिस्ट एक बेसिकली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एंटर हो पाए। तो पहले ही कहाँ जाएगी, नेम्स जो भी होंगे वो टेंटेटिव लिस्ट में जाएँगे और उसके बाद वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एंटर होंगे। तो एट प्रेज़ेंट देयर आर 69 इंडियन साइट्स जो यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एन इंडियन साइट से, जो है नेचुरल हेरिटेज ऑफ एरामट्टी दिबलू और रेड सैंड ड्यून्स। तो मतलब अगर आप पिक्चर सर्च करोगे तो यहाँ पे रेड टाइप के सैंड ड्यून्स हैं, जो कि सैंड, सिल्ट और क्ले से बने हुए हैं। इसका रेडिश कलर कहाँ से आता है? तो वो नेचुरल ऑक्सीडेशन, खुद ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस से, कोई उससे को वो नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से हो रहा है। उसके बाद इट वाज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इन 1886 बाय ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट विलियम किंग। और उसके बाद कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजिकल पैलियोक्लाइमेटिक सेटअप है, जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट को ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है जीएसआई के द्वारा इन 2016। उसके बाद मेघालयन केव एज केव्स की बात करेंगे। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट के बारे में, फॉसिल्स के बारे में, रेयर केव ड्वेलिंग्स के बारे में। तो वो सब चीज़ें इस केव्स में पाई गई है। अगर एक केव की बात की जाए तो स्पेसिफिकली इट इज़ गिवन मोमलू केव, जो कि एक टॉप 100 जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द वर्ल्ड में आती है। फिर नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमला हिल्स, द हिल्स वर द पार्ट ऑफ चेस्टलम बायोस्फीयर रिजर्व, इसलिए ये न्यूज़ में है, और ये वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के भी पार्ट है। फिर नेचुरल हेरिटेज ऑफ वर्कला यानी कि केरला, वर्कला कोस्ट बेसिकली अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसमें लेटराइट फॉर्मेशंस भी हैं, फॉसिल्स वाले रॉक्स पाए जाते हैं यहाँ पर। एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पिलग्रिमेज का भी विजिटिंग होता रहता है। उसके बाद आते हैं डेक्कन ट्रैप्स पे। डेक्कन ट्रैप्स एट पंचगानी एंड महाबलेश्वर, दैट इज़ इन महाराष्ट्र। फिर ये कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फॉर्म करते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स, तो ये बस एक ही वो है गिवन। जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मेरीज आइलैंड क्लस्टर, दैट इज़ इन कर्नाटका। तो ये साइट प्रोटेक्टेड है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट बाय जीएसआई। तो ये नेशनल जियोलॉजिकल मूवमेंट रिसेंटली बताया गया है बाय द जीएसआई। फिर है नागा हिल्स ओफियोलाइट। तो बेसिकली ये एक टाइप की बेल्ट है, जहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट और मेंटल थ्रस्ट को एक साथ दिखाया गया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें एविडेंस देता है टेक्टोनिक प्लेट्स के या फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ के इंटरनल में क्या क्या अर्थ के प्रोसेसेस चल रहे हैं, उन सब के बारे में हमें बताता है, बिकॉज हेयर इट इज ओशियनिक क्रस्ट एंड मेंटल थ्रस्ट टुगेदर। उसके बाद सल्कन फोसिल पार्क पे आते हैं, जो कि यूपी में है, कैमूर रेंज और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। ये एक ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रिजर्व साइट है, क्योंकि यहाँ पर जो भी फॉसिल्स मिले हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्ट्रोमेटोलाइट्स को इकट्ठा किया गया है, स्ट्रोमेटोलाइट्स के फीचर्स मिले हैं फॉसिल्स के, जो कि एक साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। मतलब कि जो माना जाता है कि जो भी ऑक्सीजन सबसे पहले एटमॉस्फेयर में ऐड हुई होगी, वो इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से ऐड हुई है। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी पे। सो रिसेंटली लखनऊ हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। सबसे पहले हमारी हैदराबाद, तो सेकंड हुई लखनऊ। सो सेकंड इट इज़ लखनऊ। से हिस्ट्री के बारे में बात करें तो नवाब असफुद्दौला ने अवध से अपना कैपिटल शिफ्ट किया था लखनऊ में 1775, और ये तब की बात है जब लखनऊ बिकेम फेमस, क्योंकि उसको निकनेम दिया गया था द कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे पोइट्री, म्यूजिक और फाइन आर्ट्स बहुत ही ज़्यादा एक हब बन गया था इन सब चीज़ों का। और उसको गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि जो भी उसके एक्सीलेंस है, जो भी उसका एक स्पेसिफिक आर्ट है, जो भी वो लोग फॉलो करते हैं। एक रॉयल पेट्रनेज, जिसको जैसे कभी आपने देखा होगा कि बिरयानी वाली दुकानों में बहुत बड़े बड़े वो रखे होते हैं जार्स वगैरह। सो दैट इज़ स्लो कुक दम कुक्ड टेक्निक, जिसमें कबाब्स, कोरमास, बिरयानी, शीरमल, शाही टुकड़ा ये सब बनता है। तो वो स्लो कुक्ड प्रोसेस है, जिसको बंद करके बनाया जाता है। सो दैट इज़ द टेक्निक दैट केम फ्रॉम लखनऊ ओनली। अब लखनऊ में जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो 2 जगहों का फ्यूजन है, दैट इज़ फ्यूजन ऑफ मुगल एंड फ्यूजन ऑफ अवध। अवध आर्किटेक्चर डिज़ाइन, जैसे 12 इमाम-बाड़ा है, छोटा इमाम-बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, भूल भुलैया, ये सब चीज़ें वहाँ पर फेमस है। नवाबी फीचर्स होते हैं, यूज़ ऑफ फिश मोटिव्स। सो बेसिकली फिश के डिज़ाइन ऑन द डोर्स वर वेरी फेमस, एंड छत्तर्स वर देयर, लाइक वो एक छतरी सी बनी होती है टॉप पे वो। फिर बारादरी यानी कि 12 डोर पवेलियंस, आप कभी दिल्ली में गए हो तो वहाँ पर ऐसे 12 डोर्स का ऐसे वे बना होता है, तो दैट इज़ अबाउट द पेविलियन बारादरी। एंड फिर लखोरी लखोरी ब्रिक्स, तो वो ब्रिक्स आपने देखी होगी घर बनते हैं, तो उस टाइप की जो पुरानी ट्रेंड की ब्रिक्स होती थी, उसे लखोरी ब्रिक्स बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, तो लखनऊ की जो सुजीन है, जो भी खाने पीने का सामान है, उर्दू पोइट्री है, गज़ल्स है, ट्रेडिशनल डांस जैसे कथक है, और चिकनकारी की जो एम्ब्रॉयडरी है, वो एक इंटेंजिबल मतलब टाइम के साथ ना खत्म होने वाली चीज़ें हैं। फिर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि फ्लैगशिप सिटी प्रोग्राम के अंडर आता है और एस्टैब्लिश किया गया था 2004 में। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। स्टेट्स डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म को एक सिटीज़ नॉमिनेशन सबमिट करनी होती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सिलेक्ट करती है कि आगे जाने के लायक है या नहीं, और फिर इट मेक्स अ कॉल फॉर एप्लीकेशंस एंड इट हैपेंस एवरी 2 ईयर्स। उसका कल्चर वही है कि ऑब्जेक्टिव की कल्चर को प्रमोट करना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, अर्बन डेवलपमेंट के साथ हम अपना कल्चर ना भूल जाएँ, इस चीज़ को जिंदा रखने के लिए काइंड ऑफ यू कैन से कि इट इज़ देयर। सो इट कवर्स 8 क्रिएटिव फील्ड्स इन दैट। सबसे पहले आर्किटेक्चर, क्राफ्ट्स एंड folk आर्ट, फिर आता है डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर,
म्यूजिक, मीडिया एंड आर्ट्स। उसके बाद आते हैं चोलागंगम लेक पे। चोलागंगम लेक रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1000 साल पुराना चोलागंगम लेक को दोबारा डेवलप करने के लिए, जो कि हुआ था अनाउंसमेंट गंगाईकोंडा चोलापुरम में। तो आदि थिरुविथिराई फेस्टिवल हो रहा था जिस जो 1000 साल पूरे करता है राजेंद्र चोला के, जो भी उसने मैरीटाइम में कमाया था उस चीज़ के लिए साउथ ईस्ट एशिया में, इसलिए इस चीज़ को अनाउंस किया गया था। बेसिकली इट वाज द ऑनर ऑफ तमिल शैव भक्ति, जिसमें 63 नायनर्स से इन पोएट सब चीज़ों को डेजिग्नेटेड तरीके से ऑनर किया गया था। उसके बाद चोलागंगम लेक के बारे में भी जानते हैं। इसको पोनीरी गोल्डन लेक भी बोलते हैं। ये एक तरह का लिक्विड पिलर है विक्ट्री का, कि हाँ, उसकी जब जीत हुई थी तो उसने ये सब चीज़ें बनाई थी चोलागंगम लेक, दैट इज़ अबाउट इट। और ये एक टाइप का पुराना, सबसे पुराना मैन मेड लेक है। इसमें जो गैंग्स ऑफ रिवर गैंग्स का होली वाटर लाकर डाला गया था, एंड इट वाज नेम्ड चोला गंगा। तो किसने डाला? चोला रूलर ने, एंड इट वाज गंगम, सो दैट इज व्हाई इट इज लोकेटेड इन अरियालूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इंडिया। एंड कंस्ट्रक्शन कराई थी राजेंद्र चोला वन ने। राजेंद्र चोला वन के फादर का नाम था राजराजा वन, हु वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चोला रूलर, जिसने 985 सीई में रूल किया था। गंगा वैली को इसने कन्क्वेयर किया था, इसलिए उनका नाम गंगाईकोंडा चोलन भी रखा गया था। इट मेंशन द तिरुवलंगुंडा कोपर प्लेट्स में ये सब चीज़ें मेंशन है। सक्सेसफुल एक्सपीडिशन किया था श्रीलंका का, और फिर पावरफुल श्रीविजय एम्पायर को भी इन्होंने किया था कन्क्वेयर। द नेम श्रीविजयपुरम केम फ्रॉम द अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल से मिला इन्हें विक्ट्री इन्होंने जब उस पे करी। और वाटर सोर्स, केनाल का वाटर सोर्स यही है कि वो कोलिडम रिवर के साथ कनेक्टेड है, और उसकी काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर की भी इससे भी कनेक्टेड है। इसमें बुंज बनाए गए हैं, लेटराइट स्टोन्स हैं, और ये इलिप्टिकल शेप का है। पर्पस यही है कि ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करना गंगाईकोंडा चोलापुरम में, और इरिगेशन के लिए यूज़ करना। इंपीरियल चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इंपीरियल चोला डायनेस्टी 9th सेंचुरी 13th सेंचुरी से के बीच में था। बिगनिंग वही कि इन्होंने अंडर पल्लवा स्टार्ट किया था, उसके बाद पावर में आई 9th सेंचुरी में अंडर विजयलय चोला के। वेयरएज़ अर्ली चोलास ऑफ द संगम पीरियड वर मेंशन्ड सेकंड और थर्ड रोड एडिक्ट में किसके? अशोका के। फिर इनकी बातें हमें पता चलती है उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन से भी, जिसमें चोला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बताया गया और कैसे ये इलेक्शन सेल करते थे वो भी बताया गया है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो पहले इनके पास थे मंडलम्स, पहले मंडलम्स, उसके अंडर डिवीजन थी बालानाडु एंड नाडु, और उसके बाद नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थी कुर्रम्स एंड कोटम्स। सो दैट इज़ अ थिंग, ठीक है? ऐसे ये डिवीजन की गई थी। लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी थे इनके, जिनको ओरिया सभा बोलते थे, और उस पूरे सिस्टम को बोलते थे कुडवलाई सिस्टम। टैक्स सिस्टम की बात करें तो वेटी यानी कि फोर्स लेबर था, और कड़मई यानी कि लैंड रेवेन्यू को एक कड़मई बोलते थे। मैरीटाइम एक पावरफुल नेवी था राजेंद्र चोला ने जो एस्टैब्लिश किया था। पावरफुल नेवी सिस्टम एक्सपीडिशन किया गया था। काफ़ी सारी डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस भी बनाए थे उन्होंने श्रीलंका, चाइना, मालदीव, साउथ ईस्ट एशिया से। फेमस पोर्ट्स भी हैं इनके, जैसे महाबलीपुरम, कावेरी पुंपत्तिनम, जिनको पुंपुहार भी बोलते थे। तो कल्चरल मार्वल्स भी हैं इनके। इन्होंने काफ़ी स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनाए थे, जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी ऐड किया गया है। स्कल्पचर्स भी थे। जो नटराजा का स्कल्पचर है जो ब्रॉन्ज से बनाया गया है, दैट वाज़ आल्सो इन फ्रॉम हिज पीरियड ओनली। थोड़े से टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चोला टेम्पल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द अबाउट द बृहदेश्वरा टेम्पल, जो कि थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में है। द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। 1010 एडी में बनाया गया था। राजराजा चोला वन ने बनाया था। पेरुविदयार कोवियल ने कोवि के नाम से भी ये डेडिकेट किया जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, तो तीनों टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं, और इसका स्पेशल फीचर यही है कि टेम्पल में जो भी इंस्क्रिप्शन है वो एक टाइप की टेल ही बताती है कि कैसे एक सिटी राइज हुई, फिर उसका डिक्लाइन हुआ, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई है। फिर आते हैं गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल में। इट इज़ लोकेटेड इन गंगाईकोंडा चोलापुरम ओनली। द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया। 1035 एडी में बनाया गया था। राजेंद्र वन ने बनाया था, बिल्ड बाय राजेंद्र वन, एंड वो दिखाता है कि नॉर्थ इंडिया को जब उसने कन्क्वेस्ट किया था उसके बारे में। टेम्पल में स्टोन्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, काफ़ी तरह के, ये आप पढ़ लेना। फिर आता है अरिथ्रवेश्वरा टेम्पल, वो है दारासुरम, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। द्रविडियन विद द मेन स्टोन वर्क रिजेंबल्स द चैरियट। जो भी मेन इसमें है वो एक चैरियट को रिजेंबल करता है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड, 12th सेंचुरी में बनाया था, राजराजा चोला टू ने बनाया था। और ये एरावत हाथी यानी कि लॉर्ड इंदिरा की जो सवारी है उसके बाद बनाया गया था व्हीकल जो है। इट इज़ अगेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। और जो भी कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शन है इसमें, वो हमें पुराण की स्टोरीज बताती है, जो इंडिया की जो पुराण है उसके बारे में स्टोरीज बताती है। एंड जो भी इसमें इंट्रिकेटेड है, कार्व्ड है, 7 म्यूजिकल नोट्स, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं अदर टेम्पल्स इन न्यूज़ में। सिरिसेलम मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल, जो आंध्र प्रदेश में है, नल्लमलई हिल्स में। कृष्णा रिवर भी है इसके साथ में। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती, क्योंकि लॉर्ड शिवा है तो ज्योतिर्लिंग है, और गॉडेस पार्वती है तो शक्तिपीठ भी है यहाँ पर। इनिशियली ये सातवाहन डायनेस्टी ने पेट्रोनाइज किया था, उसके बाद राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने भी किया, और विजयनगर रूलर्स ने भी किया। फिर आते हैं सिमचलम टेम्पल में। ये है वरह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। ये एक हिंदू टेम्पल है, विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। इनकारनेशन यहाँ पे नरसिम्हा को पूजा जाता है, जो कि एक मैनोलाइन का फ्यूजन था। और इस चलुकियन फीचर्स भी हैं इसमें। इंस्क्रिप्शन पाई गई है इसमें 1098 टू 99 एडी की, जो है चोला किंग
टुंगा का वन का पीरियड। उसके बाद खीर भवानी टेम्पल, ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। इसमें जो गॉडेस है वो है रगना देवी, जो एक गॉडेस दुर्गा का इनकारनेशन माना जाता है। महाराजा प्रताप सिंह ने इसे बनाया था 1912 में, और उसके बाद इसको रेनोवेट कराया था महाराजा हरी सिंह ने। इसके बीच में एक हेक्सागोनल लाइक स्प्रिंग है, जिसमें एक पवित्र पानी माना जाता है इस टाइप का, और उसके बाद इसमें यहाँ पर खीर मिलती है एज अ प्रसाद। देन वट फो टेम्पल इज बेसिकली बुद्धिस्ट टेम्पल, जो कि है बैंकॉक में। फिर है प्रियविहार टेम्पल, जो है लॉर्ड शिवा का टेम्पल, डैंगरेक माउंटेन्स में है, थाई कम्बोडियन बॉर्डर पे है। इसमें कुछ इनका दोनों का डिस्प्यूट भी चल रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में था। सो इट इज़ 2008 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है इन कम्बोडिया। फिर आते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एग्रीकल्चर एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो एक न्यू रेडियो कार्बन डेटिंग स्टडी सामने आई है, जिससे हम मेहरगढ़ यानी कि नियोलिथिक साइट के बारे में एक एज रिवाइज कर सकते हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नियोलिथिक फार्मर्स सेटलमेंट है, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में है। उसकी एज 8000 बीसीई 5 टू 00 बीसीई है राइट नाउ। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन, डेट्स, राइस, ग्रेप्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स को कल्टीवेट किया गया था। वुडन प्लो, व्हील कार्ट्स, ग्रेड पैटर्न, सैडल कॉर्न को हमने इसमें यूज़ किया है। उसके बाद आते हैं इरिगेशन मेथड्स, ये लोग यूज़ करते थे ईयर राउंड कल्टीवेशन। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पिछले ईयर का है। ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स वगैरह करते थे। और फिर आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में बात करें तो इट इज़ अ नियोलिथिक साइट, जो बोलन पास में है। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। काफ़ी कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन यानी कि 3 मिलियनियर प्रायर हरिप्पन सिविलाइजेशन से भी पहले यहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा था। अर्ली फार्मिंग विलेज है, डोमेस्टिकेशन हुई है, यहाँ पे व्हीट एंड बार्ली उगाते थे लोग, और केटल को भी डोमेस्टिकेट करते थे। और कॉटन का जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है वो भी यहीं से आया है। वेल प्रिजर्व्ड मड ब्रिक्स स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर मिले हैं, बरियल्स भी मिले हैं, हमें पोर्ट्री भी मिली है, जिसे हम टोगाऊ भी बोलते हैं। अदर इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो हरप्पा है। हरप्पा में हमें ग्रेनरी यानी कि स्टोरेज के लिए हमें ग्रेनरीज मिली है, एक असेंबली हॉल भी मिला है, काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट जैसे डांसिंग गर्ल, प्रीस्ट किंग भी मिला है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पर ग्रेट बात है ना, और यहाँ पे अर्बन प्लानिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो से हमें मिला है। फिर है ढोलावीरा। ढोलावीरा की बात करें तो यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है ट्रिपेटाइट डिवीजन ऑफ सिटी, वो भी इसी में ढोलावीरा में है। उसके बाद लोथल। लोथल नेवल के लिए बहुत फेमस है, मैरीटाइम ट्रेड यहाँ लिखा हुआ भी है, डॉकयार्ड वगैरह के लिए। फिर है कालीबंगन, जो कि राखीगिरी वगैरह में है। उसके बाद गुंडराम डिस्क्रिप्शन में आते हैं। गुंडराम डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली द 11th डिस्क्रिप्शन जो हमें मिली है गुंडराम रिजर्व फॉरेस्ट में, इसलिए नेम भी हमने उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। ये तेलंगाना में हमें मिली है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप बताती है हमें फर्स्ट सेंचुरी से 6th सेंचुरी बीसी के बीच का, जो स्पेसिफिकली सातवाहना का पीरियड था। तो हरितिपुरा इंस्क्रिप्शन है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, वो हमें एक अलायंस बताती है सातवाहना और चूतू डायनेस्टीज के बीच में। ट्राइडेंट एंड डोमारो इंस्क्रिप्शन, जो एक यूनिक इंस्क्रिप्शन है, जिसमें ट्राइडेंट और डोमारो के एक काइंड ऑफ रिलीजियस आइकोनोग्राफी यानी कि कोई स्टिकर कोई ऐसे कुछ मिला है, जिसमें पॉलिटिकल अथॉरिटी सिंबॉलिक रिलीजियस एलिमेंट्स भी देखते थे, वो चीज़ें हमें पता लगी हैं। उसके बाद सातवाहनास के बारे में अगर हम पढ़े तो 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी सी तक रूल किया था। सातवाहनास को हम आंध्रास भी बोलते हैं, एंड मौर्यास के बाद का एक पीरियड है जो डेक्कन रीजन में पाया गया है, एंड इट इज प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करें जाए तो सिमुका और गौतमीपुत्र सतकर्णी। सिमुका ने बेसिकली सातवाहना रूल को एस्टैब्लिश किया था कन्वर डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके। फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बात करें तो इस टाइम पर सातवाहना बहुत ही हाई उसमें पीक पे था। इसकी मिलिट्री सक्सेस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सातवाहना को कंसोलिडेट करने का काम भी इस गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ही किया था। नासिक या नानागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें ये सब चीज़ें पता लगती है गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में। हाला एक फेमस बुक है जो प्राकृत में लिखी गई है, गाथा सप्तशती। मैनी सतवाहनास किंग ने अपने मम्मी का नाम यूज़ करके अपने नाम को आगे बढ़ाया था, और सातवाहना ऐसी फर्स्ट इंडियन डायनेस्टीज़ में से है जिसने अपने कॉइन पर अपने रूलर्स के पोर्ट्रेट्स को इश्यू किया था। एंड धन्य का टका जो कि बुद्धिस्ट सेटलमेंट है इस टाइम पर मिली थी। अदर साइट्स एंड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अदर साइट्स एंड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में फाउंड की गई थी बाय एम्परर कुमार गुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी के। एंशिएंट सेंटर है हायर लर्निंग का राजगीर बिहार में, अलॉन्ग विद तक्षशिला और विक्रमशिला के साथ। ये पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। हर्षवर्धन ऑफ कनौज और पाला रूलर्स ने इसे पेट्रोनाइज किया था। चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए थे। चाइनीज स्कॉलर जैसे जुआन जैंग भी आए थे। डिक्लाइन हुआ था इसका 9th सेंचुरी में, जब तांत्रिक डेवलपमेंट होने लगी थी, तांत्रिक की पढ़ाई होने लगी थी बुद्धिज्म में। पाला एम्पायर के अंडर ये सब स्टार्ट हुआ था, और अल्टीमेटली बख्तियार खिलजी ने 1200 सीई में ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। उसके बाद बात करते हैं स्कल्पचर, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट की। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र के बारे में बात करते हैं। यूनेस्को में रिसेंटली भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है। गीता और नाट्य शास्त्र को मिलाकर अब इंडिया की 13 एंट्रीज टोटल हो गई है इंटरनेशनल रजिस्टर में। इंटरनेशनल रजिस्टर यूनेस्को का बेसिकली दो चीज़ों से हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है और नेशनल रजिस्टर भी हो सकता है। इंडिया की एंट्री अगर बात की जाए इंडिया एशिया स्पेसिफिक रजिस्टर में, तो रामचरितमानस है तुलसीदास की,
शरदे लोका लोकाना संस्कृत पोएटिक टेक्स्ट है। 15th सेंचुरी की पंचतंत्रा की मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम्ड यूनिवर्सल नेशनल जनरल असेंबली पेरिस में 1948 में किया गया था। तो यहाँ पर ये साइट्स दी हुई हैं और कौन सी ईयर में ऐड हुई थी ये भी दिया हुआ है, ये आप खुद कर लेना, एक बारी रीडिंग कर लेना इस चीज़ की। भगवद गीता के बारे में, सो इट वाज एट्रीब्यूटेड बाय सेज व्यास। इसमें 700 वर्सेस हैं, 18 चैप्टर्स हैं एंड भीम्स पर्व अध्याय जो हैं 23 से 40 हैं। एपिक महाभारत से को भी रिप्रेजेंट करती है। ये कंपोज की गई थी सेकंड या फिर फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में। इसमें वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन, चारवाक सभी ट्रेडिशंस के बारे में जिक्र किया गया है। ये एक डायलॉग भी दिखाता है कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो हुआ था। कृष्णा ने कैसे अर्जुन को बनाया था उसकी ड्यूटी करने के लिए। तो 3 पार्ट्स मेजरली इसमें बताए गए हैं। एक है कर्म, एक्शन, जनन यानी कि नॉलेज या फिर भक्ति और डिवोशन। तीसरा कंसेप्ट ऑफ भक्ति बताया गया है। वैष्णवाइट सेक्ट का जो इंस्पिरेशन है हमारा टीचिंग्स ऑफ शंकर देव से जो आता है असम के वैष्णवाइट सेक्ट का, वो भी इसमें इंस्पिरेशन रेफर्ड है। फिर नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे तो ये बेसिकली फिफ्थ वेदा एज अ रेफर करा जाता है, जो भारत मुनि संस्कृत में ने लिखा था, संस्कृत में लिखा था और ये सेकंड सेंचुरी बीसी के दौरान लिखा गया था। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव बेसिकली बताया गया है नाट्य यानी कि ड्रामा के बारे में, अभिनय यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में और फिर एस्थेटिक एक्सपीरियंस यानी कि रास कैसे करते हैं, भाव इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, म्यूजिक का कैसे यूज करना है, रास कैसे बनाना है, ये सब चीजें नाट्यदेव यानी कि गंधर्व वेद में मेंशन किया गया है। उसके बाद नाट्यभट्टी इज बेसिकली कहाँ से वो नाट्य की उत्पत्ति हुई है यानी कि बर्थ ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बताया गया है। ये एक पहला टेक्स्ट है जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बताता है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे तो ये 1992 में लॉन्च किया गया था टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज, यूनिवर्सल एक्सेस देने के लिए उस चीज़ को, एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी इसमें मेन बॉडी है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है सभी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। इसमें 14 मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, वो जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर्व करते हैं, जिसे डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करता है यूनेस्को के। इंडिया की नोडल एजेंसी जो इसका ध्यान रखती है वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA। सिंस 2014 वही है। करंट स्टेटस ये है कि 570 मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंस्क्रिप्शंस हो चुकी हैं 1997 के बाद। अदर आर्ट फॉर्म्स के बारे में बात करें तो कश्मीरी पश्मीना शॉल जो है जिसको GI टैग रिसेंटली मिला है क्योंकि उसका यूनिक ट्रेडिशन है। वो बनाई जाती है चंगथंगी गोट से, जिसको हम पश्मीना गोट भी बोलते हैं, जो एक ब्रीड है जो हायर लोकेशन में मिलती है, हायर ऑल्टीट्यूड्स में मिलती है, जो कि लद्दाख वाला एरिया है उसमें मिलती हैं। फिर आते हैं बिद्री वेयर वेसिस में, जिसको जीआई टैग मिला है वो कर्नाटका का बिदायर में से। इसमें जिंक कॉपर का यूज किया है, जिंक कॉपर, और आप देख सकते हो ये थोड़ा सा सिल्वरी और ब्लैक भी है। सो इट इज बेसिकली ब्लैक फिनिश दी गई है और सिल्वर इनले है इसमें। फ्लोरल मोटिव्स का यूज किया जाता है, एक ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी को भी दिखाता है। फिर सिल्वर फिलिग्री पर्स को के बारे में जानते हैं तो ये ओडिशा से है। इसमें तारकसी वर्क किया गया है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये एक पर्स है जो मतलब पास्ट के फ्लोरल डिजाइन को भी इंडिकेट करता है और फिर वाइन डिजाइन से लेकर एक फ्यूचरिस्टिक स्टाइल यानी कि मॉडर्न स्टाइल को भी इंप्लीमेंट करता है। मिनिएचर अंबावरी एलिफेंट के बारे में बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल से है। इसमें पॉलिश सिंथेटिक आइवरी है जो कि एक एथिकल ऑल्टरनेटिव यूज किया है इन प्लेस ऑफ नेचुरल आइवरी, और इसको भी जीआई टैग अभी तक नहीं मिला है। अभी तक इसको जीआई टैग नहीं मिला है, दैट तो वो याद रखना। फिर है डोकरा आर्ट। डोकरा आर्ट बेसिकली एक टाइप का एंशिएंट आर्ट है जो मेटल क्राफ्टिंग कास्टिंग क्राफ्ट किया गया है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। जो जो आजकल आप देखते हो बेबी के इम्प्रिंट्स लेते हैं हैंड्स के या अपने पेट के लेते हैं तो वैक्स में डालते हैं फिर उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तो दैट इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो उसका नाम हमें मिला है डोकरा डम्बारा ट्राइब्स के द्वारा। और भी लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे गाडवास है, गोंड्स है, दुर्वास ट्राइब है ईस्टर्न इंडिया टाइप के, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड झारखंड। और ट्राइबल कम्युनिटीज इसे ट्राई करती है, सेवरल स्टेट्स इसे पास करते हैं, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द रीजन इसको अपना अपना जीआई टैग मिला हुआ है। इसको अगर हम स्पेसिफिकली बात करें आदिलाबाद डोकरा क्राफ्ट की तो ये जीआई टैग इसको मिला था 2018 में। ठीक है, फिर आते हैं सोहराई आर्ट पे। इसको बोलते हैं सोहराई खोबर पेंटिंग, जिसको जीआई टैग मिला था 2020 में। इसको सदर्न ओरन मुंडा संतल ट्राइब्स सेलिब्रेट करती हैं। इट इज अ मुराल पेंटिंग जैसा चीज है ये, झारखंड से। उसके बारे में बात करते हैं पट्टचित्रा आर्ट। पट्टचित्रा आर्ट में आप देखो पट यानी कि क्लोथ और चित्र यानी कि पेंटिंग या पिक्चर। सो जो क्लोथ्स के द्वारा पिक्चर बनाई जाती है उसके बारे में मेंशन है। एक ट्रेडिशनल क्लोथ बेस्ड पेंटिंग है जो ओडिशा से आती है और इसको जीआई टैग मिला था 2008 में। फिर आता है पटुआ आर्ट। पटुआ आर्ट फिर से एक फोक पेंटिंग है जो वेस्ट बंगाल से है। इट इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम क्लोथ ओनली और इसको भी जीआई टैग मिल चुका है ऑलरेडी। उसके बाद बात करते हैं हम पर्सनैलिटीज की। तो रिसेंटली 500 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है गोस्वामी तुलसीदास की, जो सेलिब्रेट की गई थी चित्रकूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ईयर ऑफ बर्थ इनका क्या था, वो अभी तक बहुत ही डिस्प्यूटेड है, किसी को नहीं पता, तो लड़ाइयाँ होती रहती है। इट इज बिटवीन 1497 टू 1532 CE। इनका बर्थ प्लेस है उत्तर प्रदेश। तो इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमको देखना है। तो सबसे पहला है कि इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने ऊपर भी देखा था।
और ये कहाँ लिखी थी इन्होंने? ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एट अस्सी, वाराणसी में जो है, और एक अवधी डायलेक्ट है उसमें, हिंदी में ही एक अवधी डायलेक्ट में लिखी गई है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में है, अभी हमने ऊपर ये देखा है। विनय पत्रिका लिखी है, कविता वाली लिखी है, जो ब्रज डायलेक्ट में है। तो ये है इन्होंने लिखी थी अवधी डायलेक्ट में, ये है ब्रज डायलेक्ट में, ब्रज भाषा जो हम बोलते हैं उसके थोड़े से डायलेक्ट्स हैं इसमें। और भी बहुत ही मेजर वर्क्स इन्होंने किए, जैसे गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बारवाई, हनुमान चालीसा एंड अदर्स, ये सब चीजें इन्होंने की है। भक्ति मूवमेंट में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये तुलसीदास वाज अ रिफॉर्मर, ही वाज अ फिलोसोफर, जो रामनंदी संप्रदाय से आते हैं, जिनकी जो लीनियज है, जो एक पुश्ते हैं जो आप कह सकते हो, वो है जगत गुरु रामनंदाचार्य से। उसके बाद ही वॉज अ वैष्णवी हिंदू सेंट, वैष्णव हिंदू सेंट थे, सगुना भक्ति ट्रेडिशन के पोएट थे, एक डिवोशन लॉर्ड रामा के प्रति इनका एक बहुत ही बड़ा डिवोशन था। ही बिलीव्ड इन निर्गुण, निर्गुण मतलब कि एक फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते थे और एक एब्स्ट्रैक्ट गॉड में बिलीव करते थे। एंड इस सगुन आर नॉट अपोज टू ईच अदर, मतलब निर्गुण और सगुन जो कहते हैं ये अपोजिंग नहीं थे, मतलब इन दोनों को इकट्ठे पूजना चाहिए। निर्गुण प्लस सरगुण मतलब जो नहीं भी है और है भी, तो उन सब चीज़ों को इकट्ठे पूजना चाहिए। इट इज़ लाइक एब्स्ट्रैक्ट गॉड जैसी चीज़ है। अगर टेम्पल बिल्डिंग की बात करें तो इन्होंने संकट मोचन टेम्पल का निर्माण किया था, जो लॉर्ड हनुमान ऑफ कोर्स से डेडिकेटेड है, जो वाराणसी में है। फिर रामलीला के बारे में जो ट्रेडिशनल एक थेरेटिकल परफॉर्मेंस होती है रामायण की, वो चीज़ भी इन्होंने, यानी कि इनकी रामचरितमानस पे ही बेस है। रामलीला जो यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में एडेड है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के, वो भी इन्हीं के द्वारा या इन्हीं की रामचरितमानस से इंस्पायर्ड है। सो दैट इज व्हाट इट इज। फिर आता है दादा भाई नौरोजी। तो रिसेंटली हमने 200 साल यानी कि 200th बर्थ एनिवर्सरी पूरी की है दादा भाई नौरोजी की, और वो हमने मनाई है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द नेशन। तो ही इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ये एक फाउंडिंग मेंबर है और 3 टाइम्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1886, 1993, 1906 में। 1906 के कैलकाटा सेक्शन में इनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया था कांग्रेस का, ताकि वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, जो भी इनइक्वालिटी है, जो भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उन सबको ब्रिज करने के लिए। सो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज फुल प्रोफेसर एट एल्फिनस्टोन कॉलेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले ऐसे इंडियन थे जिनको एक फुल प्रोफेसर के दौर पे रखा गया था एल्फिनस्टोन कॉलेज में, और ये स्पेशल क्लासेस लेते थे वहाँ पर ताकि वुमेन्स एजुकेशन को स्प्रेड किया जा सके। 1855 में इन्होंने लंदन को छोड़ दिया एक बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, एंड ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ गुजराती एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। गुजराती पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर 1875 में इनको मेंबर बनाया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे का। इनकी काफ़ी सारी की कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जैसे कि सोशल रिफॉर्म की बात की जाए तो इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया है। जैसे कि इन्होंने स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी फाइंड की थी 1848 में, जिसमें 6 स्कूल्स जो थे वो गर्ल्स के थे। 6 स्कूल्स गर्ल्स के थे जो 1849 में तक इन्होंने खोल दिए थे। फिर रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ को काफ़ी स्प्रेड किया था, जैसे कि राष्ट्रगोफ्ता न्यूज़पेपर इन्होंने फाउंड किया था। रहनुमाई मत्स्य सभा को फाइंड किया था 1851 में, टू रिफॉर्म द पारसी सोसाइटी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दी थी, इन्होंने हाईलाइट किया था कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया का वेल्थ लेकर जा रहे हैं, चाहे वो थ्रू टैक्सेशन हो, चाहे सैलरीज के थ्रू हो, चाहे वो पेंशन के थ्रू हो, या चाहे वो रेमिटेंसेस के थ्रू हो, तो जो इंडिया का पैसा है वो लोग बाहर भेज रहे हैं। बहुत सारे मेजर लिटरेरी वर्क्स भी हैं, जैसे पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इनके एफर्ट से हमें अपॉइंटमेंट मिली थी रॉयल कमीशन की, द वेलबी कमीशन के जो चेयरमैन बने थे ये। तो जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं इंडियन गवर्नमेंट की, वो सब चीज़ों का एक तरह का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनको मेंबर बनाया गया था। इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसे हम बोलते हैं वॉइस ऑफ इंडिया, विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में आते हैं तो मॉडरेट लीडर थे ये, ऑफ कोर्स। ये बिलीव करते थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते थे, एक पीसफुल मेथड जैसे पिटीशंस होनी चाहिए, प्रेयर्स होनी चाहिए, प्रोटेस्ट होनी चाहिए, उनके बारे में ये बात करते थे। ही फाउंडेड द लंदन इंडियन सोसाइटी जो 1865 में फाइंड की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में भी ये एक फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। फर्स्ट इंडियन एमपी बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लिबरल पार्टी के द्वारा सिलेक्ट किए गए थे फिन्सबरी सेंट्रल में 1892 में जनरल इलेक्शंस में। डिक्लेयर्ड स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट इन्होंने डिक्लेयर किया था एज अ कंक्रीट गोल, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंक्रीट गोल इन 1906। ही प्लेड अ लाइक इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था जो भी फ्यूचर आईएनसी लीडर्स थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, इन सब के लिए ही वाज लाइक अ मेंटरशिप, एक काइंड ऑफ मेंटरशिप फॉलो की थी इन्होंने, या इंस्पायर किया था। उसके बाद एजुकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया था, यानी कि इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, या पहला ऐसा स्टेप होना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी होना चाहिए। सो कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन की ये बात करते हैं, इन्होंने ही शुरू किया। इन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर
डिमांड की कि 4 इयर्स कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। इंडियन एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन के आने से पहले 1882 से भी पहले इन्होंने बात की थी। फिर आते हैं श्री नारायणा गुरु में। द प्रेसिडेंट रिसेंटली इनोग्रेटेड महासमाधि सेनेटरी ऑफ श्री नारायणा गुरु इन केरला। इनकी जो समाधि है उन्होंने प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनोग्रेट किया है। तो लेट्स लर्न अबाउट हु ही इज। सो इनका बर्थ प्लेस है चिंपैंज जयंती विच इज नियर तिरुवनंतपुरम। एजावाई फैमिली से आते हैं, जो एक बैकवर्ड अनटचेबल कम्युनिटी थी जिन्होंने काफी ज्यादा सोशल इंजस्टिस फेस किया था केरला में। सो ही बिकेम अ सेंट, अ फिलोसफर, अ पोएट, स्पिरिचुअल लीडर और सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट की थी। वो जनरली हम इनको गुरुदेवन के नाम से जाने जाते हैं। उनके फॉलोअर्स उन्हें गुरुदेवन बोलते थे। तो उनकी की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, टीचिंग्स और प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो वो सेल्फ प्योरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि खुद को प्योर रखो, सिंपल रखो अपने आप को, और एक यूनिवर्सल जो है वो लव फैलाओ। सो दैट वाज हिज मेन टीचिंग्स। वो बिलीव करते थे देयर इज ओनली वन कास्ट, देयर इज वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। ऐसा नहीं है, सब अलग अलग हैं। वो रियल फ्रीडम की बात करते हैं। जो रियल फ्रीडम होती है वो नॉलेज यानी कि पढ़ाई और कंपैशन यानी कि दूसरों को समझने से आती है, ना कि अंधा विश्वास करने पे से किसी पे। उन्होंने कंसिडर किया था कि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जो हमें प्रोग्रेस यानी कि सक्सेस की तरफ ले जा सकता है, ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकता है, प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जा सकता है। और सभी सोशल इवल्स को भी वही मान सकते हैं। जैसे कि कोई अंधविश्वास करता है तो उसको एडुकेट करो, कोई अनहेल्दी ट्रेडिशन को फॉलो करता है तो उसको एडुकेट करो। तो एजुकेशन अवेयरनेस ही इंपॉर्टेंट है। वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ वुमेन के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ स्कूल्स ऑल ओवर केरला भी उन्होंने खोले हैं। ही फाउंडेड द अद्वैत आश्रम एट अलुवा इन 1913, जो कि ओम साहुद्रम सर्वथा यानी कि ऑल मेन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड को डेडिकेटेड है। मतलब सब भगवान के आगे एक है। फिर वो अरूविपरम मूवमेंट इन 1888 में भी खड़े रहे, यानी कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट। क्योंकि वो बैकवर्ड कास्ट से थे तो उनको ये सब चीजें पता थी, ताकि टेम्पल में सभी की एंट्री हो सके। सो उन्होंने सेंचुरीज ओल्ड बैरियर्स को ब्रेक किया था कि वर्शिपिंग सबका राइट है, तो टेम्पल में एंट्री भी सबकी होनी चाहिए। अगर एजवा कम्युनिटी की बात करें तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाइंड की थी जिसको बाद में श्री नारायण धर्म परिपालना बोला गया था, योगम। क्योंकि वो एजावा कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते थे इन 1903। सो बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल थी कि जो भी ब्राह्मणों के जो वैल्यू सिस्टम फॉलो होते हैं, जो भी एक हायरार्की फॉलो होती है यहाँ पर, जो भी एक नीची जात को बोला जाता है कि पोल्यूटेड है, उस सब चीजों से अलग जाने के लिए, उन सब चीजों को खत्म करने के लिए वाइकम सत्याग्रह ने भी इन्होंने पार्ट लिया था फॉर टेम्परी एंट्री। जो भी लोअर कास्ट के हिंदूज हैं उनकी टेम्पल एंट्री के लिए इन ट्रेवेनकोर। उन्होंने वर्क किया था अनुकंभ दस्तकम, द्रविद्य पंचकम, असरम, देन भद्र कलिष्टकम, आत्मोपदेशा, ये सब इन चीजों में काम किए हुए, ये सब उनके काम है। फिर है भगवान बिरसा मुंडा। रिसेंटली नेशन ऑब्जर्व जनजातीय गौरव दिवस टू कमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड ट्राइबल लीडर भगवान बिरसा मुंडा। अगर आपने 26 जनवरी को देखा हो तो इनको रिप्रेजेंट किया गया था वहाँ पे। सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एट वन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अगर उनकी पहले की लाइफ देखे जाए तो उन्हीं खूंटी डिस्ट्रिक्ट झारखंड में इनका बर्थ हुआ 1875 में। मुंडा ट्राइब से आते हैं ये, छोटा नागपुर प्लेट्यू के एरिया से, जो इसे हम प्रेजेंट डे में झारखंड बोलते हैं। अगर टीचिंग्स और बिलीव्स की बात की जाए तो ये मोनोथिज्म यानी कि ये बिलीव करते हैं दैट देयर इज वन मोनोथिज्म, यानी कि दे फाउंडेड न्यू सेक्ट बिरसाइट। वो मोनो मोनो का मतलब होता है वन। तो ये बिलीव करते थे, बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, इन्होंने ट्राइबल फेथ को दोबारा रिवाइव किया कि क्रिश्चियन के इन्फ्लुएंस से नहीं आए, क्रिश्चियन मिशनरीज के, और खुद को नहीं बदला। इन्होंने ट्रेडिशनल जो मुंडा के रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे उन्हीं को फॉलो किया कि एम्फेसाइज की साफ सफाई, क्लेनलीनेस होनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस में हो या फिर सोशल लाइफ में हो, देयर शुड बी प्योरिटी। अगर डेथ की बात की जाए तो वो उनकी डेथ रांची में हुई थी ड्यू टू कॉलेरा, रांची की जेल में ड्यू टू कॉलेरा इन 1900। और इन्हें भगवान बोला जाता है क्योंकि ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ धरती आबा यानी कि फादर ऑफ अर्थ। नवंबर 15 को उनकी लेगेसी को एक टाइप का ऑनर देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, दैट इज ट्राइबल प्राइड डे अक्रॉस इंडिया। इनके कंट्रीब्यूशन और टू कॉलोनियल रेजिस्टेंस बात करते हैं। मुंडा रेबेलियन यानी कि उन्होंने उलगुलन यानी कि ग्रेट टुमुलेंट मूवमेंट यानी कि मुंडा रेबेलियन को लॉन्च किया था 1899 में। उन्होंने स्लोगन दिए थे ब्रिटिश राज के अगेंस्ट, अबुआ राज सितार जना, महाराज राज तुंदुजना, यानी कि लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड एंड आवर किंगडम बी एस्टैब्लिश, यानी कि जो भी रानी का रूल है ब्रिटिश क्वीन का जो था उसको एंड करो और अपना रूल स्टार्ट करो, वो बताया गया। मुंडा रिबेलियन के बारे में बात करेंगे तो कॉजेस ऑफ रिवोल्ट क्या थे? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793,
यानी कि खुंड कट्टी सिस्टम, जो कि एक जॉइंट लैंड होल्डिंग्स था, जो काफ़ी सारे लोगों को एक ही लैंड होल्डिंग दे दी थी, फिर क्लैन बेस्ड कम्युनल ओनरशिप दे दी थी। तो उन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए, ट्रेडिशनल सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए, जैसे कि ट्रेडिशनल जो भी क्लैन काउंसिल्स है उसको बदल दो, उसको खत्म कर दो। कस्टमरी जस्टिस नहीं चाहिए। सो दैट इज ऑल। इकोनॉमिक सोशल एक्सप्लॉइटेशन, जो भी बेगारी यानी कि फोर्स लेबर था, उसको खत्म करो। जो भी मनी लेंडर्स पे हम लोग डिपेंड करते हैं पैसे लेने के लिए और फिर वो डेब्ट साइकिल में फंस जाते हैं, उन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिवोल्ट यही थे कि ब्रिटिश रूल को खत्म करो, है ना? आउटसाइडर्स को बाहर भेजो, ज़मींदार मनी लेंडर्स नहीं होने चाहिए क्योंकि एक्सप्लॉइट करते हैं मुंडाज़ एरियाज़ के लोगों को। ट्रेडिशनल मुंडा कंट्रोल होना चाहिए लैंड पर, जिनका लैंड है उन्हीं का कंट्रोल होना चाहिए, ये कौन होते हैं हमें बताने वाले, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली थी। एन इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट होना चाहिए, बिरसा राज होना चाहिए जहाँ पर ब्रिटिश लॉज़ या ब्रिटिशर्स नहीं होने चाहिए। आउटकम्स ऑफ द रिवोल्ट यही थे कि रिपील हो गया था बेगार सिस्टम, यानी कि फोर्स लेबर खत्म कर दिया गया था या रिड्यूस कर दिया गया था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था 1908 में, जिसमें ट्राइबल लैंड नहीं ले सकते नॉन ट्राइबल लोग, एंड ओनरशिप को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट्स ऑफ लैंड। आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे रूल हैं। फिर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑन 150th एनिवर्सरी, और 2014 के बाद द डे इज ऑब्जर्व राष्ट्रीय एकता दिवस, दैट इज नेशनल यूनिटी डे। इनका बर्थ हुआ था अक्टूबर 31 1875 में, नाडियाड यानी कि गुजरात में। एंड जब इनके फादर का नाम था झवेर भाई, हु सर्व्ड इन रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी आर्मी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई की आर्मी में इनके पिताजी काम करते थे। और इनके पिताजी ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी पार्ट लिया था। करियर यही है कि मैट्रिक की थी इन्होंने 1897 में, फिर लॉ पढ़ी है इंग्लैंड से, कंपटीशन लॉ पढ़ी है 1913 से, एंड ही रिटर्न टू इंडिया और फिर प्रैक्टिस शुरू की इन्होंने अहमदाबाद में। की पोजीशंस जो है इनकी, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सैनिटेशन कमिश्नर 1971 में, प्रेसिडेंट ऑफ न्यूली फॉर्म गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी रह चुके 1920 में, अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्टेड प्रेसिडेंट रह चुके 1924 में, प्रेसिडेंट ऑफ कराची सेशन कांग्रेस रह चुके 1931 में, जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी को पास कराया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बॉम्बे एंड कांग्रेस की पार्टी टिकट मिल चुकी है इन्हें। चेयरमैन रह चुके हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, जिन्होंने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की है। एंड सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी, जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक कमेटी बनाई थी, तो उसके भी ये पार्ट रह चुके हैं। माइनॉरिटीज़ के पार्ट रह चुके हैं, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ के ऊपर जो भी हमने राइट्स वगैरह बनाए हैं, उसके भी कमेटी के ये पार्ट रह चुके हैं। होम एंड इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रहे हैं एक टाइम पे जब इंटरिम गवर्नमेंट थी, और फर्स्ट होम एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी ये रह चुके हैं। सो ऑनर्स इनको पोस्टुमसली अवार्ड मिला है, द अवार्डेड पोस्टुमसली अवार्डेड द भारत रत्न टू हिम इन 1991। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इनिशिएटिव इन्होंने लिया था। इन्होंने इनके ऊपर स्टार्ट किया गया है ऑन 31 अक्टूबर 2015, जब इनकी 140th बर्थ एनिवर्सरी थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है 2018 में गुजरात में, टू ऑनर सरदार पटेल। फिर की कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं, तो खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी वहीं से शुरू की थी, खेड़ा सत्याग्रह से, महात्मा गांधी के साथ। जब पेजेंट्स ने रिफ्यूज़ किया था टैक्स पे करने के लिए, जहाँ भी फेमाइन आई थी उस एरिया का टैक्स देने के लिए मना किया था, तो उसके साथ ये खड़े रहे थे ताकि जो भी हार्डशिप्स आए, सो ही वाज देयर। सो वहाँ पर इनको विक्ट्री मिली थी इसमें। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दैट इज 1919 टू 20 गुजरात में हुआ था, उस मूवमेंट को भी लीड इन्होंने किया था। ही अलोंग विद शंकरलाल बंकर, उमर सोबनी, सरोजिनी देवी, इंदुल याजनिक ने ये मूवमेंट को पॉपुलराइज किया था। फिर आता है बरदोली सत्याग्रह 1928। लैंड ओनर्स जो भी थे बरदोली के, उन्होंने रेजिस्टेंस किया था कि हम टैक्स नहीं देंगे, तो उसमें भी ये साथ थे। हिज रोल वाज टू नेशनल ग्लोरी करना, पिनाकल करना, उसके इफेक्ट को लीडरशिप प्रोवाइड करना। सो ही वाज रिगार्डेड देयर एज सरदार, दैट इज लीडर, बिल्डर एंड कॉन्सोलिडेटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद ही वाज आस्क्ड टू यूनिफाई ओवर 560 प्रिंसली स्टेट्स। तो जो भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको यूनिफाई करने का काम भी इन्हें ही दिया गया था, जो 40% ऑफ इंडिया टेरिटरी और पॉपुलेशन को यूनिफाई करते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत रूलर्स द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन, जो आपको पता ही होगा कि उनको ऑप्शन मिला था, या तो फिर वो इंडिया में आ सकते हैं या फिर वो पाकिस्तान में जा सकते हैं, तो उसको काम करने का सरदार पटेल का काम था। उन्होंने डिप्लोमेटिक अपनी नेगोशिएशंस की, परसुएड किया लोगों को, और फिर बताया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बताई क्या मेजर्स लिए जाएंगे उनके, उसमें क्या हो सकता है, तो ताकि वो लोग पाकिस्तान ना जाए, तो उसमें बहुत ही बड़ा हाथ है। सो इसकी वजह से उनको एक टाइटल मिला, दैट इज आयरन मैन ऑफ इंडिया। एक रेपुटेशन मिली, दैट हाउ ही मेंटेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ होल ओवर इंडिया, कैसे वो सबको एक साथ लाए। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, तो उनकी एक एनविजन था कि दी सर्विस स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ऑफिसर्स को कंसिडर किया जाए कि हाँ वो सर्विस दें नेशन को, उनकी कैसे इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से हम लोग देश चला सकते हैं। एनेक्सेशन हुआ था जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का, तो इट वाज इंटीग्रेटेड आफ्टर प्लेबिसाइड, ये सब हमने पढ़ा है मॉडर्न इंडिया में। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट भी उन्होंने लीड किया था, जैसे कि गुजरात की कोऑपरेटिव मूवमेंट जो थे,
द कायरा डिस्ट्रिक्टिव कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन भी इन्हीं ने सपोर्ट किया था। फिर आते हैं सचितूर संकरन नैयर। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो हैं डिस्टिंग्विश लॉयर, जज और स्टेट्समैन सर चतुर शंकरन नैयर को एक पाइवटल रोल दिया है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। सो इनका बर्थ हुआ था 1857 केरला में। इनका एजुकेशन है इन प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने आर्ट्स पढ़ी है, मद्रास में है जो 1877 में, और फिर लॉ पढ़ा है मद्रास लॉ कॉलेज से इन 1879। इनका ये पूरा करियर ग्राफ दिया हुआ है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के, सेक्रेटरी रह चुके हैं रेलग यूनिवर्सिटी में, एडवोकेट जनरल रह चुके हैं गवर्नमेंट के 1908, परमानेंट जज रह चुके हैं मद्रास हाई कोर्ट में, वाइस रॉयस के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर रह चुके हैं, एक और एजुकेशन पोर्टफोलियो है इनका, काउंसलर रह चुके हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन में, और फिर इंडिया काउंसिल ऑफ स्टेट मेंबर भी रह चुके हैं 1925 में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सेंट्रल कमेटी यानी कि साइमन कमीशन के कॉपरेशन के पार्ट भी थे। कॉलेज यही एक अवार्डेड किया गया है इनको, कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर किंग एम्पर ने किया था 1904। इन्होंने इनको नाइटहुड भी मिला था 1912 में। इन्होंने टू फेमस चीज़ें लिखी हैं, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिनट्स ऑफ डिसेंट इन द डिस्पैचेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में, गांधी एंड अनार्की भी इन्होंने लिखी है 1922। मद्रास रिव्यू को फाइंड किया था इन्होंने, मद्रास लॉ जनरल को फाइंड किया था। इनकी डेथ 1934 मद्रास में हुई थी। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, एक लैंडमार्क जजमेंट जो बुदासना वर्सेस फातिमा 1914 में आया था, इन जिन्होंने अपहेल्ड किया था कन्वर्जन टू हिंदुइज्म एंड रूल दैट कन्वर्ट्स वर नॉट आउटकास्ट। सो जो भी कन्वर्ट होकर हिंदू में आएंगे तो उनको आउटकास्ट का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जलियांवाला वाला बाग का जस्टिस भी इन्होंने क्लियर स्टैंड लिया था, अगेन मिशेल ओडायर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब थे उस टाइम पे, और उनका 1990 का जो भी मसाकर था उनका क्लियर स्टैंड लिया गया था इन्होंने। एक नेशनल विजन था, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस को सपोर्ट किया था इंडिया का, जो कि एक फर्स्ट स्टेज के लिए ठीक था इनके अकॉर्डिंग, एंड रिगार्डेड दैट इट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस नाउ। उसके बाद सेकंड स्टेज में तो पहले एक डोमिनियन स्टेटस ले लो और फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जलियांवाला बाग मसाकर के बारे में बात करेंगे तो बैकग्राउंड 1919 दैट इंडियंस वर एक्सपेक्टिंग अ सेल्फ गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बोला था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे, तो वो चीज़ नहीं हुई। तो ब्रिटिश ने रोलेट एक्ट लगा दिया, द ब्लैक एक्ट जिसे बोला जाता है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो रहा था लोगों का विदाउट ट्रायल। तो गांधी जी ने लॉन्च किया सत्याग्रह मूवमेंट इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। अप्रैल 9 1919 में किचले और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया गया, तो उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट किया अमृतसर में। अप्रैल 10 1919 में लोगों ने मार्च किया, अपनी मार्च रैलीज निकाली, ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली फायर ओपन कर दी एंड बहुत सारी डेथ और इंजरीज भी हुई। फिर अप्रैल 13 में जनरल डायर्स के ऑर्डर्स के आने के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में गैदर हुए बैसाखी के उत्सव पर, और फिर टू रेजोल्यूशंस वर टू बी डिस्कस। एक तो फायर का जो अप्रैल 10 को हुई थी, एंड द अदर रिक्वेस्टिंग द अथॉरिटीज टू रिलीज द लीडर्स जिनको गिरफ्तार किया गया था। बट जनरल डायर ने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया फायर को करने के लिए, एंड कोई वार्निंग नहीं दी गई, तो मेनी डेथ्स वर हैपेंड देयर इन ऑफ द इनोसेंट पीपल। और मैसेकर के बाद एक्शंस अप्रूव किए गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मिशेल और डायर के। डिसऑर्डर्स हुए, बहुत सारी इंक्वायरी कमेटी हुई, अंडर कमीशन वाज फॉर्म्ड 1919 के लिए। फिर सेंसर हुआ जनरल डायर्स के एक्शंस का, रेजिग्नेशन हुआ उनका, और फिर मार्च 1940 में असैसिनेशन बताया गया इसको, बाय असैसिनेशन हुआ मिशेल ओडायर का इन लंदन बाय उधम सिंह। और फिर गांधी जी ने इस असैसिनेशन को एज एन एक्ट ऑफ इंसैनिटी बताया गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिम। नेक्स्ट इज अबाउट अवार्ड्स व्हिच वी विल बी कवरिंग इन पार्ट 2। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी पार्ट 2। थैंक यू।